हेलो फ्रेंड्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, तो रे ऑप्टिक्स का वीडियो नंबर 23 आपको पहले अच्छे से देखना होगा, जो ठीक इसके पहले वाला वीडियो है जिसमें मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी का पार्ट सेकंड है और इसके अंदर मैं आपसे कई बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस के बारे में बात करूँगा और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो हमारी लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस है उन पे मैं चर्चा करूँगा। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, देखो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चंस हैं। इसको समझने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कि एक तालाब लिया मैंने, ओके, और इसमें यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। ये वाटर है इसमें और यहाँ मैंने एक बल्ब लगा दिया इसके नीचे, और इसकी जो डेप्थ है वो एच गहराई का ये तालाब है। इसका जो वाटर है इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है और मैं एक्चुअली बाहर से देख रहा हूँ इसको, तो मुझे क्या फ़ील होगा? मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें से आने वाली जो रेज़ है मेरी आइज़ तक पहुँचेगी, तो मेरे को आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ से लाइट्स आ रही हैं। तो एक लाइट तो ऐसे सीधी आएगी जो एंडवेटेड बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, कोई एक लाइट ऐसे आएगी जो डेंसर से रेयर में आते टाइम इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसी तरह से मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊंगा तो एक केस ऐसा बन जाएगा जिसमें क्रिटिकल एंगल पर लाइट आ रही होगी और इस केस में ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। ये ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा और ग्रेजिंग इमर्जेंस के बाद में मतलब अगर इससे ज़्यादा मैं एंगल करूँगा तो लाइट अंदर चली जाएगी, इसके बाहर लाइट आएगी ही नहीं। तो जब मैं ऊपर से बाहर से देख रहा हूँ तो मेरे को लगेगा कि लाइट जो है वो यहाँ से लाइट आ रही है। लास्ट लाइट मेरे पास में ये पहुँचेगी, इसके आगे से फिर मेरे पास में कोई लाइट नहीं आएगी। इसको अगर मैं 3D में देखूँ तो कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ये जैसे मैंने कोई वेसल बनाया और इसमें यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो उस बल्ब की जो रोशनी है मेरे पास में वो ये वाली पहुंचेगी और जो लास्ट लाइट, बाकी तो यहाँ से हर जगह से लाइट पहुंचेगी, लेकिन जो आखिरी जो रे पहुंचेगी वो ये वाली पहुंचेगी। इसके बाद वाली रे तो अंदर ही रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लाइट बाहर पहुंचेगी। ऐसा ही इधर भी होगा, जैसा इधर हुआ है वैसा ही इस डायरेक्शन में भी होगा, तो वो ऐसे लाइट पहुँचेगी, ठीक है। और ऐसा हर डायरेक्शन में होगा कि जैसे यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है नीचे, ओके, और ऊपर पानी है, तो ये लाइट गई और यूँ निकल गई, इधर से लाइट गई इधर निकल गई, इधर से लाइट आई इधर की तरफ आई, इधर से इधर की तरफ आई। कुल मिला के हुआ ऐसा कि जैसे यूँ अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे लाइट बाहर निकलने लगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस सर्किल में से लाइट आ रही है, केवल इस सर्किल में से लाइट आ रही है, सर्किल के फिर बाहर से लाइट नहीं आ रही है। अगर मैं और टॉप व्यू को, ये जो इसका टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू को दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर से, मान लीजिए ये आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है तालाब, तो मुझे ऐसा लगेगा कि तालाब के सिर्फ एक इलाके से, एक पर्टिकुलर सर्किल से ही लाइट बाहर आ रही है, इधर से लाइट बाहर नहीं आ रही, क्योंकि ये वाली जो लाइट है वो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अंदर ही रह गई, केवल इस वाले हिस्से से लाइट आई। जैसे ये वाली रे, कौन सी वाली रे है? ये वाली जो रे आपको दिखाई दे रही है ये वाली रे है, ठीक है ना। बाकी जो बीच में से आ रही है वो रेस ये वाली हैं और ये क्रिटिकल केस वाली रे हैं जहाँ से ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है। इसको अपन लोग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस कहते हैं और हमें इस सर्किल की रेडियस निकालनी है। एक्चुअली इसकी रेडियस निकालने के लिए बोला जाता है। तो ये जो सर्किल बनेगा आपका, ये उस सर्किल की रेडियस हो गई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। एच क्या है? डेप्थ है। तो एच तो है, एच इज द डेप्थ ऑफ पॉन्ड एंड म्यू इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना। एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। इसकी रेडियस। तो यहाँ पर ये जो ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है ये क्रिटिकल केस है। यहाँ ये एंगल अगर थीटा सी है बच्चों, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा सी। और अगर ये थीटा सी है तो फिर मैं ये वाला ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल है ये मेरी अब बड़ी हेल्प करने वाला है। ये जो पिंक कलर वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल आपकी मदद करने वाला है। तो
देखिए मुझे पता है कि इन क्रिटिकल कंडीशन साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1/μ होता है, ठीक है। और साइन थीटा सी अगर मेरे को निकालना हो इस ट्राइंगल में तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है जो आर है, और हाइपोटेनस निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, देखो ये आर है, ये एच है, पाइथागोरस की हेल्प लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस कहते हैं ये होगा √r² + h², पाइथागोरस थ्योरम से। इसको मैंने लिख दिया √r² + h²। और साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं 1/μ यहाँ से। ओके, अभी जो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास हैं इन्हीं को मैं आगे बढ़ाते हुए इसको सॉल्व करता हूँ। इस म्यू को इधर आर के पास में लेके जाता हूँ तो ये म्यू इंटू आर हो जाएगा, और इसे इधर ले जाता हूँ राइट हैंड साइड में √r² + h²। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो μ² r² इज इक्वल्स टू r² + h² हो गया। तो μ² r² - r² इज इक्वल्स टू h²। यहाँ से r² को कॉमन ले लिया, μ² - 1 इज इक्वल्स टू h²। ओके, तो r² इज इक्वल्स टू आ गया h² अपॉन μ² - 1, r इज इक्वल्स टू हो गया h अपॉन √μ² - 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया बच्चों, है ना, इसे याद कर लो बिल्कुल। ये याद करने वाला फॉर्मूला है और डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर अपन को लगाना पड़ता है कि जो आपसे बोला जाता है कि हम लोगों ने किस तरह से एक तालाब के नीचे एक बल्ब रखा है तो वो रेडियस बताओ जहाँ से लाइट बाहर आएगी, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि इसके ऊपर एक जहाँ से लाइट बाहर आ रही है, जैसे जिस इलाके से लाइट बाहर आ रही है उसके ऊपर हम लोग कितनी रेडियस की या कितने डायामीटर की इसके ऊपर डिस्क लगाएं कि बिल्कुल भी लाइट बाहर ना आने पाए। ओके, तो आपको ये रेडियस का फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, r इज इक्वल्स टू h अपॉन √μ² - 1। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, अब इसको फॉर्मूले को आप चाहे कैसे भी चेंज कर लो। जैसे डायामीटर पूछा हुआ आपसे, तो डायामीटर क्या होता है 2 × r होता है, इसका डबल कर दो तो डायामीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे इसका एरिया पूछा जा रहा है कि एरिया कितना होगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का, तो एरिया πr² होगा। पाई तो ठीक है, और r² में करूँगा तो ये h² अपॉन μ² - 1 हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपकी हेल्प के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है NCERT का क्वेश्चन ले रहा हूँ, और NCERT का एग्जाम्पल नंबर 9.5 ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9.5 है। ये क्वेश्चन ये बोलता है अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। मतलब आपने एक ये ले लिया है टैंक जिसकी डेप्थ 80 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। कंसिडर द बल्ब टू बी अ पॉइंट सोर्स। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इट इज़ NCERT एक्सरसाइज 9.5। जो टैंक आप लोगों ने लिया है, इस टैंक की डेप्थ है 80 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कि जहाँ से लाइट बाहर आ रही है, यहाँ पे अगर ये लगाया जाए तो जहाँ से लाइट बाहर आ रही है उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, मतलब आपसे ये उस सर्किल का एरिया क्या होगा, एरिया पूछा गया है। तो एरिया का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, πh² अपॉन μ² - 1। h की वैल्यू 80 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं हम, सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर सकते हैं, और म्यू की वैल्यू वाटर के लिए 1.33 गिवन है जो 4/3। जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.6 मीटर स्क्वायर। बच्चों TIR को हम पोरोप्रिज्म के अंदर भी यूज़ करते हैं। पोरोप्रिज्म क्या होते हैं? पोरोप्रिज्म को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म, ठीक है ना। राइट एंगल आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म का मतलब हुआ कि जैसे ये आपके पास में ऐसा प्रिज्म होता है, ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, जिसका यूज़ जो होता है वो जगह जगह पे करते हैं हमारी लाइफ में। इट इज़ यूज्ड इन पेरिस्कोप्स
and prism binoculars for bending the rays or erecting the images through total internal reflection. ठीक है, मतलब अगर हमको रेस को बेंड करना हो या फिर ऑब्जेक्ट जो उल्टा बना हुआ है उसको सीधा बनाना हो तो हम लोग इन प्रिज्म का यूज़ करते हैं। जैसे देखो मैंने ये प्रिज्म लिया है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है और ये 45 डिग्री के एंगल हो गए, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। अब ग्लास का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है, तो उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रिज्म पे अगर मैं कोई लाइट इंसिडेंट करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और मुझे इस ऑब्जेक्ट ए बी की जो इमेज है उसको बेंड करना है 90 डिग्री पर, तो मैं इस तरह से इस फेस के सामने रख देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तो अब मैं इसका रे डायग्राम बनाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए ए से एक रे निकली और बी से एक रे निकली, ये दो रेज निकली। ठीक है, ये रे जो है ना नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो ये रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी और ये रे भी बिल्कुल सीधी चली जाएगी। जब ये रे यहाँ पर पहुँचेगी तो मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करना चाहूँगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो 45 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्योंकि ये 45 और क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। तो इस रे का क्या होगा बच्चों, TIR होगा। अगर इस रे का यहाँ पर TIR होता है तो ये रे ऐसे जाएगी। ठीक है, ये रे ऐसे जाएगी। इसी तरह से सेम रे इसके साथ में भी है, ये 45 डिग्री, तो इसका भी TIR होगा, तो ये रे भी ऐसे जाएगी, ऐसे गए। ठीक है ना, इसका यहाँ पे TIR हुआ, यहाँ पे TIR हुआ, और ये A है तो यहाँ पर A बनेगा, ये B है तो यहाँ पर B बनेगा, ये इमेज यहाँ पर इसकी ऐसी बन गई। तो हमने जो इमेज है उसको 90 डिग्री के ऊपर टर्न कर दिया। तो मेरे को ऑब्जेक्ट को इरेक्ट बनाना हो तो देखो इसका मैं यूज़ कैसे करता हूँ। तब आप एक काम कीजिए, आप इस प्रिज्म को ऐसे रखिए, ये एंगल 90 डिग्री, ओके, और ये 45 डिग्री का एंगल और ये 45 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि जैसे ऑब्जेक्ट उल्टा रखा हुआ है। तो इस A में से एक रे निकालिए, इस B में से एक रे निकालिए। ये रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, ये भी बिल्कुल सीधी चली जाएगी क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है। यहाँ पे ये नॉर्मल है और नॉर्मल पे ये जो एंगल 45 डिग्री है ये 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये पूरा 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो इस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री हुआ। तो 45 डिग्री पर अगर लाइट आई है तो 45 डिग्री पर ही लाइट वापस जाएगी, ये भी ऐसे और ये ऐसे। फिर जब ये यहाँ पर पहुँची तो फिर ये एंगल कितना है बच्चों, 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री का मतलब I इज़ ग्रेटर देन थीटा C, बिकॉज ये 45 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल आपका कितना था, 42 डिग्री। यहाँ से फिर इसका क्या होता है, दोबारा से TIR होता है, ये रे ऐसे जाएगी। इसी तरह से ये वाली जो रे है ये भी ऐसे जाएगी। ये आपकी फर्स्ट रे है और ये आपकी सेकंड रे है। तो फर्स्ट रे पर A यहाँ पर और B यहाँ पर, तो इमेज कैसी बन गई, ऐसी बन गई। जो इमेज पहले उल्टी थी उस इमेज को इसने क्या कर दिया बच्चों, सीधा बना दिया, है ना। ये सारे काम कौन कर रहा है, आपका पोरो प्रिज्म कहते हैं। ये इसको हम पोरो प्रिज्म कहते हैं। ये पोरो प्रिज्म ने आपका काम किया। बच्चों कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, है ना। बहुत जगह पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। इनमें से एक एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ इसका एग्जांपल मिराज। ठीक है, ये जो मिराज है ना, इसको हम मृग तृष्णा भी कहते हैं हिंदी में, या मृग मरीचिका भी कहते हैं। इसका एक जनरल सा आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कि कोई हिरण है, ठीक है ना, मृग, ओके, डियर। तो जब वो हिरण जब किसी रेगिस्तान में होता है तो उसे कहीं दूर, जैसे ये मान लीजिए वो हिरण है और उससे रेगिस्तान में कहीं पे दूर कोई ट्री दिखाई देता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उस ट्री के नीचे उसकी परछाई दिखाई देती है उसको। और ऐसा तब होता है जब कोई आसपास में कहीं पे पानी बिखरा हुआ हो, तालाब जैसा इलाका हो, तो वहाँ पर क्या होता है, हमको ट्री की परछाई दिखाई देती है।
तो ये जो है ना, ये यहाँ से भागकर इसकी तरफ आता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जब मैं जाऊँगा तो मेरे को शायद पानी मिलेगा। लेकिन जब वो वहाँ पे जाके देखता है तो यहाँ पे कुछ पानी नहीं होता है, यहाँ पे सूखा होता है। फिर वो उसको आगे कोई पेड़ दिखाई देता है या कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो उसका रिफ्लेक्शन उसको कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि जैसे वहाँ पे पानी बिखरा हुआ हो। ओके, तो वो जाता है, फिर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो ऐसा, इसको हम मिराज कहते हैं, मृगमरीचिका कहते हैं। तो इंसान के साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो किसी लालच के कारण या किसी और दूसरी चीज़ के कारण किसी एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ के पीछे भागता है। फिर जब वो वहाँ पे जाता है तो उसको लगता है कि नहीं यार, अब जो मैंने अचीव किया है वो भी बहुत कम है, इसके आगे मैं और अचीव कर सकता हूँ। फिर वो और भागता है, फिर और भागता है। तो इसलिए कहते हैं कि मानव का जो जीवन होता है, एक ह्यूमन लाइफ जो होती है, वो एक मृगमरीचिका है, ठीक है ना, वो एक मिराज की तरह है। तो मैं आपको उसका समझाता हूँ कि ये मिराज होता क्या है। एक्चुअली जनरली ये डेजर्ट एरियाज़ में मिलता है, और उसको समझने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैंने एक सरफेस बनाई, ओके, और इस सरफेस पर मैंने एक ट्री बनाया, ठीक है। अब ट्री जो है, चलो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ट्री बनाते हैं। ये देखो, ये मैंने ट्री बनाया, ये इस पेड़ का तना है, ओके। इसको ब्राउन कलर कर देते हैं, और ये ट्री, हरा बड़ा पेड़ है भाई। और इस ट्री को जो है हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से कोई इसको देख रहा है। तो जब इस ट्री को देखा जाता है बच्चों, और अगर डेजर्ट एरिया, तो डेजर्ट एरिया में जो नीचे की जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है, काफ़ी गर्म होता है। और गर्म होने से आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ हो जाता है ना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो एयर की अगर मैं अलग अलग लेयर्स लेता हूँ, तो एयर की जो लेयर्स हैं, इनमें वो लेयर्स जो ग्राउंड के कांटेक्ट में हैं उनका टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेचर हाई होने से उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। तो मतलब जो ऊपर वाली लेयर्स हैं वो ठंडी हैं, तो उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हाई है कंपेरेटिवली टू नीचे वाली लेयर्स के। इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू, इससे थोड़ा कम इसका, इससे थोड़ा कम इसका, इससे कम थोड़ा इसका। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर इनको कंपैरिजन किया जाए, तो एक तरह से कंपैरिजन लिया जाए तो ये डेंसर लेयर है और ये रेयर लेयर है, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो मैं रेयर मीडियम की तरफ जा रहा हूँ। तो जब इस ट्री से लाइट इस मेन तक पहुँचती है, तो एक लाइट तो मान लीजिए सीधी पहुँच गई, और जो दूसरी लाइट है वो इधर से होकर आई। तो जब एक लेयर से दूसरे लेयर में लाइट आएगी, तो जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ आती है तो वो टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट नहीं होती, उससे दूर चली जाती हैं, ऐसे दूर चली गई। फिर इस लेयर की बजाय ये वाली लेयर और ज़्यादा डेंसर है, और ज़्यादा रेयर है, तो और ज़्यादा यूँ चली गई। इस तरह से जब इसमें आएगा तो और ज़्यादा ऐसे चली गई। तो होता क्या है कि ये लाइट ऐसे लगातार यूँ जाते आते थे, फिर ऐसे बेंड हो जाती है, और जब इस बॉय तक लाइट पहुँचती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो उसको ये जो ट्री है इसकी शेडो दिखती है ऐसे यहाँ पर, और एक भ्रम की सी स्थिति पैदा हो जाती है कि भाई यहाँ पर दूसरा पेड़ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मिराज कहते हैं। जिस तरह से जो मिराज होता है, ये यहाँ पर ये वाली जो लेयर है, यहाँ पर इसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर लेयर ऐसी आती है जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, और उसका यहाँ पे TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। जिस तरह से ये मिराज होता है ना, उसी तरह से एक इफेक्ट होता है लूमिंग। ये जो लूमिंग होता है ना, ये पोलर रीजन्स में होता है, ठंडी जगहों पर होता है। ये क्या होता है, उल्टा होता है। लूमिंग में जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे लूमिंग को अगर मैं समझाऊँ तो ऐसे समझा सकता हूँ कि जो ठंडे इलाके होते हैं ना, वहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी क्या है, एयर की खूब सारी लेयर्स हैं। ये एयर की खूब सारी लेयर्स हैं। तो नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं वो ठंडी होती हैं, ऊपर वाली कंपैरेटिवली इनसे थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है। तो इनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे होते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि जैसे यहाँ से कोई रे बाहर निकली, तो जब वो रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसी तरीके से ये आगे जाएगी, ये यूँ जाएगी। जैसे ही जाते जाते इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, इसका एक पर्टिकुलर लेयर से TIR हो जाएगा।
TIR हो जाएगा तो अपन को ऐसा लगेगा कि जैसे ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। इस लेयर के साथ में भी ये हुआ, ये वैसे आ रही थी एक पर्टिकुलर आते एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया और TIR हो गया और इसकी इमेज इधर बन गई। इस तरह से इसके अंदर भी ऐसे आता जाता है और एक पर्टिकुलर एंगल पर TIR हो जाता है और जो उसकी इमेज है वो इधर बन जाती है। तो हमें जो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो ऊपर दिखाई देने लग जाता है, यहाँ पे ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो नीचे बनने लगे। तो जस्ट ये दोनों अपोजिट हो गए, है ना। दोनों के पीछे जो बेसिक जो कारण है वो तो क्या है, TIR है, ठीक है। लेकिन इफेक्ट्स क्या हैं, उल्टे उल्टे हैं। मिराज और लोबिंग बिल्कुल अपोजिट फिनोमिनास होते हैं। बच्चों, जो हीरा होता है डायमंड, डायमंड का जो ब्रिलियंस होता है वो एक नॉर्मल ग्लास से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि एक तो डायमंड और एक नॉर्मल ग्लास, डायमंड का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो 2.4 होता है, ठीक है। और जो आपका नॉर्मल ग्लास होता है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, जिसके कारण इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो केवल 24 डिग्री होता है। और अगर मैं नॉर्मल ग्लास का ये एंगल लेता हूँ क्रिटिकल एंगल तो 42 डिग्री होता है। मतलब ये केवल 24 डिग्री के एंगल पे ही क्या हो जाता है, TIR शो करने लग जाता है। तो जो डायमंड कटर्स होते हैं ना, जो डायमंड बनाते हैं, वो उनके अंदर एक स्पेशल आर्ट होती है जिससे वो क्या करते हैं, डायमंड के कट्स को इस तरह से बनाते हैं कि अगर लाइट जब इसके ऊपर गिरे और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 24 डिग्री से ज़्यादा हो तो मैक्सिमम चांस हो लाइट की TIR होने के। इस तरह से मैक्सिमम कट दिए जाते हैं कि कट इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 24 डिग्री से ज़्यादा रहे, ठीक है, बिटवीन 24 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। अगर इस बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो उस TIR होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। और लाइट जो है उस डायमंड के अंदर ही घूमती रहेगी, लाइट जो है बार बार अंदर ही उसका TIR होता रहेगा और जितना ज़्यादा इसका TIR होगा ये इसकी चमक उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कोहिनूर वाला जो हीरा है उसकी इतनी वैल्यू क्यों है, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। जिसने भी कोहिनूर के हीरे को बनाया था उसने इस प्रकार के कट्स दिए थे उसको कि उसमें मैक्सिमम बार उसमें TIR होता है और वो बहुत ज़्यादा चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर्स, बच्चों ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल हमारी लाइफ में। ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ जो है वो ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम टेलीफोन से बात करते हैं ना अपने मोबाइल से, तो वो क्या होता है, सैटेलाइट के थ्रू होता है सब कुछ, उसमें एयर एक मीडियम बनता है। लेकिन जैसे टेलीफोन लाइन होती है ना, उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर्स भी होती है। ऑप्टिकल्स फाइबर में जो डाटा होता है वो विदाउट एनी एनर्जी लॉस एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपागेट होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर में एक्चुअली 2 पाइप्स लगे होते हैं, जैसे ये 2 पाइप हैं। ये इसमें क्या होता है कि एक इसका आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। जो आउटर पार्ट होता है इसे हम लोग क्लेडिंग कहते हैं और जो इनर पार्ट होता है इसे हम कोर कहते हैं। कोर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेट 1.7 होता है और क्लेडिंग का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है अप्रॉक्सीमेट 1.5 होता है। तो कोर ज़्यादा डेंसर होता है और ये क्या होता है, रेयरर होता है। तो जब भी हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखते हैं तो लाइट का यहाँ पर क्या हो जाता है, TIR हो जाता है। और एक बार TIR हुआ तो फिर ये जो एंगल होगा वही एंगल इधर भी होगा। तो इस कंटिन्यूसली सक्सेसिवली इसका क्या होता है, रिपीटेडली TIR होता है। और जो सिग्नल होता है वो लाइट पल्सेस की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। इसमें क्या है, तो प्रोटेक्शन होता है हमारे डाटा का, हमारा डाटा कहीं पे भी बाहर लीक नहीं होता। जैसे सैटेलाइट के थ्रू अगर आप कोई सिग्नल भेजोगे तो जैसे ये आपका फ़ोन है और ये ऊपर सैटेलाइट है, अब आपके फ़ोन से अगर सिग्नल सैटेलाइट तक गया और फिर वापस किसी दूसरे फ़ोन तक गया तो इस बीच में वो एयर के थ्रू जा रहा है और जो उसका डिस्टर्बेंस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे डाटा के लीक होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ के डाटा के लीक होने के कोई चांसेस नहीं है। ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। बच्चों आपने कभी ईश्वर न करे कभी आपको करवानी पड़े, लेकिन आपने नाम तो सुना होगा एंडोस्कोपी का। कई बार एंडोस्कोपी करवाते हैं, जैसे किसी के पेट में कोई प्रॉब्लम हो रखी है ना, कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, उसके मुंह के अंदर एक पाइप डालता है और उस पाइप के से पूरे अंदर का जो उसका पेट का जो स्टोमक का जो वो है, जो उसका जो इंटेस्टाइन है उसकी रिकॉर्डिंग करता है। तो वो जो एंडोस्कोपी होती है उस एंडोस्कोपी में क्या भी होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स लगे रहते हैं।
उसमें क्या होता है, लाइट पल्सेस अंदर भेजे जाते हैं, फिर लाइट पल्सेस टकरा के फिर वापस आते हैं और अंदर का जो इंटेस्टाइन है, स्टोमक वगैरह का एक प्रॉपर इमेज बनती है। उसमें भी यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों शाइनिंग ऑफ एयर बबल, कि जैसे ये कोई पानी का टैंक है और उस पानी के टैंक में यहाँ पे कोई एयर बबल है, ठीक है। तो जब अगर इस एयर बबल के ऊपर मैं लाइट डालूंगा, वाटर एयर कॉम्बिनेशन के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है बच्चों 49 डिग्री होता है। अगर मैं इसके ऊपर लाइट डालता हूँ और लाइट का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इसका क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ से TIR हो जाता है और ये जो बबल है ये शाइन करने लग जाता है ना, चमकने लग जाता है ये बबल। अब एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ बच्चों, ये मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये, तो इसलिए बहुत फेमस क्वेश्चन है और उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक अ रेयर मीडियम। ये मतलब डेंसर मीडियम मान लीजिए आप और ये रेयर मीडियम मान लीजिए, ठीक है। ये जो लाइट है डेंसर मीडियम से आ रही है और रेयर मीडियम पे स्ट्राइक कर रही है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है। इफ़ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो इस लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये तो है रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली जो रे बना रहा हूँ ये रिफ्रैक्टेड रे है, और एक जो पार्ट है इसका वो रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और आपको दे रखा है कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री पर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फाइंड थीटा सी, मुझे क्रिटिकल एंगल चाहिए बच्चों। अगर मुझे क्रिटिकल एंगल चाहिए तो क्रिटिकल एंगल के लिए तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1/μ लगाएंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल तब आएगा जब मेरे को क्या मिलेगा, म्यू मिलेगा। और इस म्यू को निकालने के लिए मैं काम करता हूँ, स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। देखो मैं एक काम मैंने किया कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये तो मैंने R मान लिया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R' मान लिया। R तो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और R' है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और बाहर एयर का मैंने 1 मान लिया। मैं स्नेल्स लॉ लगाने जा रहा हूँ, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देखो अब मैं तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ ना कि अब तो स्नेल्स लॉ में तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। ओके, वीडियो को बार बार देखते रहा करो बच्चों, मतलब रियली आपको इतना एक्सपर्ट हो जाओगे आप ये सब लगाने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ लगा रहा हूँ देखो, म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन R', ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एंगल 90 डिग्री है। अच्छा ये R', ये 90 और ये R, तीनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, R' प्लस 90 प्लस R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री का एंगल है। तो R' प्लस R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। तो मैं R' की जगह 90 माइनस R लिख सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि एंगल जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो R' इज इक्वल्स टू 90 माइनस R, और R की जगह मैं I पुट कर सकता हूँ ज़रूरत पड़े तो म्यू इज इक्वल्स टू हो गया साइन R' अपॉन साइन I। साइन R' की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 90 माइनस I अपॉन साइन I। ये जो म्यू है ना, साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू कितना था बच्चों, 1/μ था। तो मैं म्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1/sin थीटा सी। कि मैंने म्यू की जगह 1/sin थीटा सी पुट कर दिया। ये हो गया मेरे पास में कोट I, ये हो गया मेरे पास में साइन I। अब मैं साइन थीटा सी को इधर ले गया, साइन I को इधर ले आया, कोस I को उसके नीचे ले आया। ओके, अब ये साइन I अपॉन कोस I क्या बन गया बच्चों, tan I। तो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू आया मेरे पास में tan I। तो थीटा सी इज इक्वल्स टू आया साइन इनवर्स tan I। दिस इज आंसर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों काफ़ी कुछ करवा दिया है मैंने, बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे कंसेप्ट, है ना। डेली लाइफ में TIR का क्या यूज़ होता है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुए थे ना। तो TIR के जो दोनों वीडियोस हैं इन्हें अच्छे से देखो, NCERT से भी पढ़ो आप,
और आपके पास में जो भी बुक वगैरह है या किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इस थ्योरी से हो जाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाई है। मेरे वीडियोस से अगर आपको सीखना है ना तो एक ही चीज़ ज़रूरी है, कंटिन्यूटी। बिल्कुल सीक्वेंस में एक के बाद में एक के बाद में आप इनको देखिए, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। टेबल चेयर पे बैठिए, सामने अपने मोबाइल को रखिए या फिर लैपटॉप को रखिए जिसमें भी आप वीडियो देख रहे हो, एक कॉपी और पेन रखिए साथ में। इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, है ना, वीडियो को पॉज कर करके। जब वीडियो पूरा हो जाए तो उसके बाद में आंखें बंद करके एक बार रिकॉल करो कि यार क्या बताया था भाई ने, है ना। भाई की सारी बातें जो है ना आपके काम आएंगी। और रिपीटेडली रिविजन्स और मन में बहुत अच्छा पॉजिटिविटी रखो। एक फिज़िक्स एक्चुअली क्या बहुत आसान है क्योंकि हमारे आसपास के जीवन से रिलेटेड है, तो बस कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिंसियरिटी, पढ़ते टाइम एक आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पे दूसरे डिस्टर्बेंसेस वगैरह ना हो, तो एक कंटिन्यूटी में अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, बस जुटे रहिए मेरे साथ में इसी तरह से। जो नेक्स्ट वीडियो है वो प्रिज्म का आने वाला है ना। प्रिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक के सारे वीडियो जिसमें रिफ्रैक्शन, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट हाइट, है ना, लेटरल शिफ्ट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो पूरी सीक्वेंस मैंने चलाई है, इनको अच्छे से करने के बाद में हम अपन लोग प्रिज्म पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए मज़े लेते रहते हैं इसी तरह से फिजिक्स के। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच।